हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, चेक बाउंस का केस। चेक बाउंस एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है जो इन जनरल लोगों में देखने को और सुनने को पाई जाती है। चेक का लेन देन हम लोग एज अ बिजनेस, जो बिजनेस पर्सनस होते हैं वो लोग मेनली यूज करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी लेन देन के प्रोसेस को हम चेक के थ्रू देना ज़्यादा इजी प्रेफर करते हैं। तो इसी के द्वारा अगर किसी को फ्रॉड करना होता है, पेमेंट नहीं करना होता है किसी को, तो वो चेक उसको दे देता है और अमाउंट उसमें नहीं होता है, तो सारी जो प्रोसेस होता है चेक बाउंस का, वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक चेक स्टार्टिंग से लेकर के और एक चेक बाउंस होने के बाद जो उसका प्रोसेस है, कोर्ट में कैसे केस जाएगा या उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, ये सारी मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपको कोई चेक प्रोवाइड करता है, कोई आपको चेक देता है, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि हाँ इतने दिन तक आप उसको बैंक में सबमिट करो। तो उसमें मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है। कहीं कहीं पे किसी भी बिजनेस, मतलब बैंक टू बैंक वेरी करती चीजें, तो 180 डेज के लिए भी होता है, पर मिनिमम टू मिनिमम 90 डेज के लिए होता है ये, और उस पर चेक पे मेंशन होता है। तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम टू मिनिमम 90 डेज के लिए वो चेक की वैलिडिटी होती है। तो अब आपने चेक जो है वो बैंक के अंदर सबमिट किया, और चेक 2 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज का टाइम होता है। तो अगर ये 2 या 3 दिन या जब भी आपको रिप्लाई आए कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो चेक बाउंस होने के बाद आपको बैंक द्वारा एक कैश मेमो मिलता है जिसके अंदर उसका कारण लिखा होता है कि वो चेक बाउंस किन कारणों की वजह से हुआ है। इसमें सबसे मेनली कारण जो होते हैं वो जो इसमें फंड इनसफिशिएंट जो लिखा होता है, मेनली जो इश्यूज होते हैं वो यही कारण होता है कि इसमें फंड नहीं है, इनसफिशिएंट होने की वजह से ये चेक बाउंस होता है। तो फंड इनसफिशिएंट है, इट मीन्स ये है कि आपको जिसने भी वो चेक दिया है, जिसने भी, मतलब आपकी लेनदारी है उससे, आपको उससे पैसा लेना है, तो इट मीन्स आपके पास एक टाइम लिमिट होती है कि जब से वो आपका चेक बाउंस हुआ है उस दिन से आपके पास 1 महीने का टाइम होता है। तो आपके पास 1 महीने का जो टाइम है उसमें आप क्या करेंगे, जो सामने वाली पार्टी है उसको आप एक लीगल नोटिस भेजेंगे। आप उसको एक लीगल नोटिस भेजेंगे थ्रू किसी एडवोकेट के द्वारा। आप किसी एडवोकेट से मिलेंगे, आप किसी वकील साहब से मिलें, और वो उनको ये बताइए कि ये मेरा जो है ये चेक बाउंस हुआ है, आप एक लीगल नोटिस भेजिए। तो उस 30 दिन के पीरियड में वो एक लीगल नोटिस भेजेंगे। सेकंड पार्टी, जब से आप लीगल नोटिस भेजा, आपने अपनी तरफ से भेज दिया, सेकंड पार्टी ने उसको रिसीव कर लिया, तब से आपको 15 दिन का टाइम पीरियड मिलता है कि सामने वाली पार्टी के रिप्लाई का वेट करें आप। तो सामने वाली पार्टी 15 दिन के अंदर अगर वो आपसे कॉम्प्रोमाइज करती है, या फिर आपको वो दूसरा चेक प्रोवाइड करती है, या फिर वो किसी तरीके से आपसे सेटलमेंट करती है, तो वो उस 15 डेज के जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है सेकंड पार्टी को, उसमें वो चीजें चेक की जाती है। अब उसमें सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि वो 15 दिन का टाइम पीरियड आपका निकल गया और सेकंड पार्टी जो है वो आपसे सेटलमेंट करने के लिए नहीं आई, तो इसमें वो 15 दिन का पीरियड बीतने के बाद जो नेक्स्ट 30 डेज होंगे उसमें जो कंप्लेनेंट पार्टी है, यानी जिसको चेक मिला है, इसमें 2 पार्टी हैं। पार्टी 1 जो होगी, जिसको चेक मिला है, वो है कंप्लेनेंट पार्टी, और दूसरी जिसने चेक दिया है वो बनेगा आपका डिफेंडेंट। तो इसमें एक डिफेंडेंट बनेगा, और इसके अंदर होगा क्या कि जो फर्स्ट पार्टी है वो 15 डे क्रॉस होने के बाद जो 30 दिन उसको मिलेगा, उसको कोर्ट में केस फाइल करने का टाइम लिमिट है। तो उस 30 दिन के अंदर वो कोर्ट में जाकर के 138 NI एक्ट के प्रावधान के द्वारा वो केस फाइल कर सकता है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, ये चेक बाउंस का जो केस होता है, इसके थ्रू वो केस फाइल करता है। तो इस 138 मैटर में उसमें जो सेकंड पार्टी है, यानी जो डिफेंडेंट है, उसको नोटिस इशू होगा तो उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, और उससे मतलब उसकी जो भी लेनदारी बनती, जो उसकी देनदारी बनती है, वो कोर्ट के द्वारा उसको दिलाई जाएगी। अब इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, कोर्ट में अगर आप केस फाइल करते हैं तो इसमें आपके मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए कोर्ट फाइलिंग के अंदर। अगर आप केस फाइल करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वो चेक जो आपको सेकेंड पार्टी ने दिया था, वो चेक इसके साथ में अटैच्ड होगा। दूसरा, उसका कैश मेमो, जो मेमो प्रोवाइड किया गया था बैंक के द्वारा, जिसमें उसमें इसका कारण लिखा था कि वो क्यों जो है चेक बाउंस हुआ था। तीसरी आपकी जो चीज होती है वो है लीगल नोटिस, और लीगल नोटिस जो वकील साहब ने लीगल नोटिस सेकंड पार्टी को भेजा था। और चौथी जो चीज है उसके साथ में वो
जो पोस्टल ऑफिस का स्टैंप जो होता है, जिस लीगल नोटिस जिसके द्वारा भेजा गया है, स्पीड पोस्ट के थ्रू, रजिस्ट्री के थ्रू, किसी के थ्रू जो भेजा गया है वो पोस्टल ऑफिस। और उसके बाद उसका एक होता है डिटेल, जिसमें पोस्टल ऑफिस की जो डिटेल होती है कि हाँ वो रिसीव हो गया नहीं हो गया, तो उसकी रिसिप्ट पूरी जो है वो डिटेल वो उसके साथ में लगेगा। और उसके साथ में एक एफिडेविट लगता है। एफिडेविट में ये सारी चीजें मेंशन होती है कि हाँ हमने ये जो चीजें दी हैं ये, और इसमें जितना अमाउंट मेंशन है, ये जो चीजें हैं ये सेकंड पार्टी को देना है। ये सारी चीजें हमारे कैश जो हमारे केस से रिलेटेड जो फाइल है उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होंगी। और एंड में लास्ट में जो है वकील साहब का वकालतनामा लगेगा। स्टार्टिंग में हमारा जो कैश लिस्ट केस लिस्ट होती है, केस लिस्ट, दूसरा इंडेक्स, तीसरा हमारा जो होगा जो मेमो ऑफ पार्टीज होगा। मेमो ऑफ पार्टीज के अंदर सारी डिटेल होगी जिसमें हम हमारा पूरी केस की ड्राफ्टिंग होगी 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा। और इसके बाद जब हमारा केस फाइलिंग हो जाती है, जब हम जज साहब के साथ सामने प्रेजेंट होंगे, तो हम अपनी बात जो रखेंगे, अगर वहां कोर्ट में हमारी केस एक्सेप्ट होता है तो आगे प्रोसीडिंग्स होगी, जो सामने वाली पार्टी को बुलाया जाएगा उसके खिलाफ फर्स्ट जो होता है नोटिस इशू होता है, नॉन बेलेबल वारंट का जो इशू होगा उसके जो खिलाफ होगा, सेकंड पार्टी बुलाई जाएगी। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है, 138 एक्ट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसमें आप सेकंड पार्टी से कभी भी समझौता कर सकते हो, यानी मीडिएशन का ऑप्शन हरदम खुला रहता है। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो चीज है 138 में, कि आप अगर मीडिएशन करना चाहते हैं, दोनों पार्टियां अगर मीडिएशन करना चाहती हैं, तो आप किसी भी स्टेज पे, केस शुरू होने से पहले, केस बीच में, या केस खत्म होने के टाइम या खत्म हो गया, तो उसमें आपको मीडिएशन का ऑप्शन हरदम खुला रहता है। यानी अगर आप केस सेटल किसी भी स्टेज पे करना चाहेंगे तो आप दोनों पार्टी फ्री हैं, विदाउट एनी कंसर्न आप आराम से मीडिएशन कर सकते हैं। तो ये इस केस का प्लस पॉइंट है। बाकी तो केस प्रोसीडिंग सेम ही होती है। इसके अंदर 143 जो सब नया एनआईए एक्ट में जो 143 सेक्शन ऐड किया गया, 148 सेक्शन के थ्रू ये होता है कि कंप्लेनेंट के पास ये राइट होता है कि वो जो एक्यूज है, जो डिफेंडेंट, जो सेकंड पार्टी है, उससे अपने अमाउंट का 20% जो है उसको वो मांग कर सके। ये भी 2018 के अंदर नए प्रावधान के थ्रू ये एनआईए एक्ट में ऐड किया गया है, जिसमें जो कंप्लेनेंट है उसको 20% जो अमाउंट है उसका वो केस चलते के दौरान, मतलब जो केस चल रहा है उसी के दौरान आपको 20% अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो कंप्लेनेंट के हिसाब से ये एक हेल्पफुल चीज है। बट कहीं ना कहीं अगर इन केस क्या होता है, कंप्लेनेंट का जो केस है वो फ्रॉड निकलता है और उसको ये लगता है कि हाँ इसने जो केस बनाया हुआ है, क्योंकि डिफेंडेंट के पास भी ऑप्शन आता है कि उसको चैलेंज करे, क्रॉस एग्जामिन होता है, एविडेंस की एविडेंसिंग होती है, उसमें सारी क्रॉस एग्जामिन होता है। अगर इन केस कंप्लेनेंट का जो केस है वो सारी चीजें झूठी निकलती हैं, तो वो अमाउंट विद इंटरेस्ट 60 डे टाइम पीरियड होता है, 60 डे का टाइम पीरियड होता है जो उसको डिफेंडेंट को लौटाना पड़ेगा। या फिर ये सेम चीज होता है कि डिफेंडेंट को भी यही 60 डेज का टाइम पीरियड होता है कि वो 20% जो अमाउंट है वो उसको वापस करना पड़ेगा। और इसी के द्वारा अगर ये केस कंप्लेनेंट जो होता है सेम प्रोसीडिंग के एविडेंसेस में अगर वो क्लियर होता है कि हाँ इसकी ये देनदारी बनती है, तो डिग्री पास होती है और ये अमाउंट उसको देना पड़ेगा। और अदरवाइज अगर इसमें डिफेंडेंट पे ये चीज बनता है कि हाँ उसको ये अमाउंट देना है, तो अगर वो उसके खिलाफ डिग्री पास होती है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो होता है 2 साल की सजा होती है और विद फाइन, क्योंकि कंप्लेनेंट को सजा देने से कुछ नहीं होता, सेकंड पार्टी को उसको उसका पैसा भी मिलना चाहिए, तो कोर्ट उसको फाइन के साथ साथ 2 साल की सजा भी देती है। तो इसमें मैक्सिमम जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल का है। तो ये है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो चेक बाउंस का प्रोसेस है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बट हमारे लोग जो एज अ बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो एक बहुत सिंपल वे है, इसमें मीडिएशन के ऑप्शंस हरदम खुले रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सारी पार्टियों से जिनको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें सेटलमेंट नहीं हो सकता है, सेटलमेंट 2 पार्टियों पे ही डिपेंड करता है और हकीकत जो होती है वो पार्टियां जानती हैं। हम भी कोर्ट के अंदर हरदम देखते हैं कि अमाउंट उसके अंदर 8 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट लिखा होता है, मेंशन होता है केस के अंदर, वो हम भी जानते हैं वो एक्चुअल अमाउंट नहीं होता है। पार्टियों का अपना कंसर्न होता है, पार्टियां जानती हैं कि उनके अमाउंट कितने होते हैं। तो मीडिएशन एक ओपन स्टेट होता है, वो बहुत अच्छा स्टेट होता है कि मीडिएशन सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इसलिए बनाए जाते हैं कि दोनों पार्टियां अपने कंसेंट के हिसाब से मीडिएशन करें, केस को डिस्पोज करके खत्म करें।
ये कोर्ट के बर्डन्स भी खत्म होते हैं और ये आपके इजी टू वे है कि आप अपने मैटर को जल्दी से जल्दी क्लियर आउट करें। एंड थैंक यू सो मच ये 138 मैटर के लिए, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।